नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आज हम आए हैं। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर, प्रिंसिपल ऑफ मर्जर। जैसा आप सभी जानते हैं, जूरिस्प्रूडेंस में वेरियस टाइप्स ऑफ मैगजीन्स है, लीगल प्रिंसिपल्स है जो कि कोर्ट्स और जुडिशरी यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू डिलीवर द जस्टिस। जो लॉ या जो एक्ट पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है, प्लस भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा कई सारे लीगल मैगजीम्स और प्रिंसिपल्स भी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं। ऐसी ही एक इम्पॉर्टेंट मैगजीम या प्रिंसिपल है डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। मर्जर मीन्स दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का एक हो जाना। अभी लीगल वर्ड में इसका इंपॉर्टेंस हम समझेंगे। जब किसी भी लीगल डिस्प्यूट पर दो प्रकार के जजमेंट्स पास हो चुके हैं, इन सिंपल वर्ड्स हम इनकम टैक्स या जीएसटी टैक्सेशन की रेफरेंस में पहले समझने की कोशिश करते हैं। इनकम टैक्स में आपको एक शोकॉज नोटिस आई है, उस शोकॉज नोटिस का आपने रिप्लाई दिया, आपकी हियरिंग हुई और ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिया है इन रिस्पॉन्स टू दैट और इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट शोकॉज नोटिस। अभी आप उस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए आपने हायर फोरम में मे बी कमिश्नर अपील्स, जॉइंट कमिश्नर अपील्स, वहां पर आपने अपील की है और उस अपील में आपका जो ऑर्डर पास हुआ है जिसके अगेंस्ट में आपने अपील की, उस अपील में या तो वो ऑर्डर कंफर्म हो गया एज इट इज़, या उसको अपीलेट अथॉरिटी ने पूरा रिवर्स कर दिया, सेट असाइड कर दिया, आपके फेवर में डिसीजन दे दिया, या फिर अपीलेट अथॉरिटी ने ना ही उस ऑर्डर को पूरा कंफर्म किया, ना ही पूरा कैंसिल किया, जस्ट उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए। वो मॉडिफिकेशन आपके अगेंस्ट में होंगे, आपके फेवर में भी हो सकते हैं। अभी ये जब अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया है, तो इस ऑर्डर के पास होने के बाद ऑफिसर ने जो ऑर्डर इन ओरिजिनल पास किया था, ऑर्डर इन ओरिजिनल यानी शोकॉज नोटिस के रिस्पॉन्स में जो ऑर्डर पास किया गया है, फर्स्ट ऑर्डर जो पास हुआ है अपीलेट ऑर्डर में, वो फर्स्ट वाला ऑर्डर यानी ऑर्डर इन ओरिजिनल मर्ज हो जाएगा। वो जो फर्स्ट ऑर्डर इन ओरिजिनल है, अब उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर इन सिंपल वर्ड्स। अभी इसके और क्या फैसेट्स है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जूरिस्प्रूडेंस में, हमारी जुडिशरी सिस्टम में, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में, तो समझते हैं इस बात को। अभी अगर जो ऑर्डर इन ओरिजिनल पास हुआ है, एग्जांपल लेते हैं हम, उस ऑर्डर इन ओरिजिनल में 3 डिस्प्यूट्स या 3 इश्यूज पर हमें इंटरेस्ट या पेनल्टी लेवी की गई है और हमने उन 3 इश्यूज में से सिर्फ 2 ही इश्यूज पर आगे अपील की, तो और उन्हीं 2 इश्यूज के ऊपर अपीलेट कमिश्नर ने भी अपना डिसीजन दिया। तो इस केस में आपका जो ऑर्डर इन ओरिजिनल है, क्या वो पूरा की पूरा अपीलेट ऑर्डर में मर्ज हो जाएगा? आंसर है नहीं। जिन इश्यूज पर आपने अपील की थी, उन्हीं इश्यूज के हद तक, उन्हीं इश्यूज के एक्सटेंट तक आपका ऑर्डर इन ओरिजिनल आपके अपीलेट ऑर्डर में मर्ज हो जाएगा। वो एक इशू जिसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी ऑर्डर इन ओरिजिनल में, और आपने उस इशू के ऊपर अपील नहीं की फर्दर, तो वो इशू के एक्सटेंट तक आपका ऑर्डर इन ओरिजिनल मर्ज नहीं होगा फर्दर ऑर्डर में। इट विल रिमेन एज इट इज, वो जिंदा रहेगा, उसकी लाइफ चालू रहेगी टू द एक्सटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इशू विच इज नॉट अपील्ड अगेंस्ट इन हायर फोरम। नंबर 1। अभी नंबर 2, इसका इंपॉर्टेंस यह है डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर का कि आपने ऑर्डर इन ओरिजिनल आपके केस में पास हुआ, आपने अपील की, अपील में आपने सिर्फ 2 इश्यूज पे अपील की, एक इशू पे अपील नहीं की, और वो जो एक इशू में अपील नहीं की थी, जहां पर ऑर्डर इन ओरिजिनल टू दैट एक्सटेंट लाइव था, उस केस में डिपार्टमेंट ने, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो या एनी अदर टैक्सेशन लॉ हो, डिपार्टमेंट के किसी कमिश्नर ने
रिवीजन के प्रोसीडिंग स्टार्ट किए। रिवीजन के प्रोसीडिंग स्टार्ट किया। अभी रिवीजन के प्रोसीडिंग्स क्या होते हैं? कमिश्नर ने उस ऑर्डर इन ओरिजिनल को स्टडी किया और उसे यह ध्यान में आया कि जो एक इशू पर अपील नहीं हुई थी और उस एक इशू में अगर जो पेनल्टी लेवी की गई वो मैक्सिमम जितनी पेनल्टी लेवी करना चाहिए थी उससे कम थी, यानी अदर वर्ड्स में वो जो एक इशू है टू द एक्सटेंट ऑफ दैट वन इशू, दैट ऑर्डर इन ओरिजिनल इज प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू, इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, देन वो जो कमिश्नर है वो रिवीजन प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है और टैक्स पेयर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के बाद रिविजनल ऑर्डर पास कर सकता है। तो यह बात तो हमें समझ में आई कि हम देखते हैं कि लॉ में ऐसी प्रोविजंस होती है कि रिवीजन आप उसी केसेस में कर सकते हो जहां पर अपील नहीं हुई है। तो ये एक पहला इंपॉर्टेंस कि रिवीजन उसी केसेस में होगा, उसी ऑर्डर में होगा या ऑर्डर के उसी इशू के ऊपर होगा जिसमें अपील नहीं हुई है। अभी दूसरा इंपॉर्टेंस, रिवीजन करने के लिए कमिश्नर के पास एक लिमिटेड पीरियड होता है। सपोज वो लिमिटेड पीरियड है 4 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर इन ओरिजिनल। ओके, नाउ वो जो ऑर्डर इन ओरिजिनल है वो टू द एक्सटेंट ऑफ जो 2 इश्यूज जिसके ऊपर अपील हो चुकी है वो 2 इश्यूज पे रिवीजनल अथॉरिटी रिवीजन नहीं कर सकती है। ओनली वो जो सिंगल इशू जिसके अगेंस्ट में अपील नहीं उसमें रिवीजन वो कर सकती है। अभी इसके आगे हम आते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ऑर्डर इन ओरिजिनल पास हुआ, अपील हुई। ऑर्डर इन ओरिजिनल 3 इश्यूज के बिहाफ में पास हुआ इन द रिस्पेक्ट ऑफ 3 इश्यूज। से इनकम टैक्स के रेफरेंस में थोड़ा और क्लियरली लेते हैं, सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और कैपिटल गेन। सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और कैपिटल गेन। अपील की आपने अपील में एक ही इशू पे अपील की, कैपिटल गेन पे, ठीक है। अभी वो जो आपने अपील की वो अपील टाइम बार्ड डिक्लेयर करके कमिश्नर अपील्स ने उसे डिसमिस कर दिया। आपने डिले कंटिन्यूएशन का एप्लीकेशन किया भी होगा, नहीं भी किया होगा, वॉट एवर रीजंस, बट कमिश्नर ने उसे जस्ट लिमिटेशन पीरियड आपका कंप्लीट हो चुका है, आपने टाइम बार्ड अपील किया इसलिए आपका अपील को डिसमिस कर दिया। अभी ट्राइब्यूनल में, चाहे वो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल हो चाहे जीएसटी ट्राइब्यूनल हो, ट्राइब्यूनल में वो जब ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील करोगे, फर्स्ट अपेलेट ऑर्डर जो कि टाइम बार बोलकर घोषित हुआ है, इन विच केस योर अपील इज डिसमिस्ड विदाउट कंसिडरिंग एनीथिंग ऑन मेरिट्स, करेक्ट। आप मेरिट्स पे कोई डिस्कशन नहीं किया कमिश्नर अपील ने, सीधा सीधा टाइम बार बोलकर आपका ऑर्डर पास कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, कमिश्नर अपील ने जो ऑर्डर पास किया है इन विच ही हैज सिंपली डिसमिस्ड योर अपील बीइंग टाइम बार्ड, तो ऑर्डर इन ओरिजिनल जो है आपका, जो आपका ऑर्डर इन ओरिजिनल है वो टोटली लाइव रहेगा। इट विल नॉट गेट मर्ज्ड इनटू ऑर्डर इन अपील। यह इंपॉर्टेंस है डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर का। तो अभी अगर फर्दर किसी को प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करना है इस पर्टिकुलर केस के बारे में, सपोज डिपार्टमेंट को प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने हैं, रिवीजन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने हैं, तो डिपार्टमेंट को जो लिमिटेशन पीरियड एप्लीकेबल होगा वो होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर इन ओरिजिनल एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ अपेलेट ऑर्डर। क्यों? क्योंकि ऑर्डर इन अपील में मेरिट्स पे कोई डिस्कशन ही हुआ नहीं है। जो डिस्प्यूट्स के ऊपर, जो लीगल क्वेश्चंस के ऊपर ऑर्डर इन ओरिजिनल पास हुआ था, दे वर नॉट कंसिडर्ड एट ऑल। तो फिर ऑर्डर टू दैट एक्सटेंट व्हेन इश्यूज ही कंसिडर नहीं हुए तो ऑर्डर इन ओरिजिनल ऑर्डर इन अपील में मर्ज नहीं होगा। लिमिटेशन पीरियड हमेशा ऑर्डर इन ओरिजिनल से ही चालू होगा। यह एक इंपॉर्टेंस। अभी इसके अलावा सपोज रीअसेसमेंट हो रहा है आपका, सेक्शन 147, 148 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुए हैं और रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग में कोई एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के ऊपर आपका रीअसेसमेंट हुआ, आपकी इनकम में एडिशन हुआ, करेक्ट, और वो कंफर्म हो चुका है। रीअसेसमेंट होने के बाद अगर अगेन आपका जो ऑर्डर इन ओरिजिनल अगर उस केस में पास हुआ है
तो ऑर्डर इन ओरिजिनल आपका रीअसेसमेंट ऑर्डर में मर्ज नहीं होगा. ऑर्डर इन ओरिजिनल विल रिमेन लाइव एंड रीअसेसमेंट विल हैव इट्स ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. इसी तरह कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में, अगर हम स्पेसिफिक कोर्ट्स के जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं, हमने सुना है आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज भारत. आर्टिकल 136 में आप एसएलपी फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, स्पेशल लीव पिटीशन. क्या होता है स्पेशल लीव पिटीशन? इन सिंपल वर्ड्स, लीव मीन्स परमिशन, स्पेशल मीन्स विशेष एंड पिटीशन मीन्स एप्लीकेशन. हम परमिशन के लिए एक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हमें लोअर अथॉरिटी ने जो एक ऑर्डर पास किया है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो ओरिजिनल ऑफिसर हो, ऑर्डर इन ओरिजिनल हो, चाहे वो आपका अपीलेट ऑर्डर हो, चाहे वो ट्राइब्यूनल हो, कोई भी लोअर अथॉरिटी और सबऑर्डिनेट अथॉरिटी देन सुप्रीम कोर्ट, वो ऑर्डर पास किया है किसी ने, और उस केस में हम विदाउट गोइंग थ्रू द डिटेल्ड हायरार्की कि कब अपीलेट के बाद ट्राइब्यूनल में जाएंगे, ट्राइब्यूनल के बाद हाई कोर्ट में जाएंगे, वो सब बाईपास हम करना चाहते हैं और हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं. तो हम सुप्रीम कोर्ट का एप्लीकेशन करेंगे कि आप हमें परमिशन दीजिए डायरेक्टली आपके पास आने की. ये सभी चीजों को बाईपास करते हुए, दैट इज कॉल्ड स्पेशल लीव पिटीशन, पिटीशन फॉर स्पेशल परमिशन टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एनी लोअर कोर्ट और एनी लोअर अथॉरिटी. दूसरी बात, यह भी लॉ में प्रावधान होता है कि इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज और इफ द ट्राइब्यूनल सर्टिफाइज दैट जो ऑर्डर उस हाई कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने पास किया आपके अगेंस्ट में, अगर आप ऊपर जाना चाहते हो हायर फोरम में, तो आप तभी जा पाते हो जब हाई कोर्ट या ट्राइब्यूनल उस पर्टिकुलर ऑर्डर में सर्टिफाई करे कि यस, इसमें एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है और आप इस लॉ के क्वेश्चन के ऊपर अपील कर सकते हो. लेकिन आपने ऐसा एप्लीकेशन किया अथॉरिटी को कि आप मुझे ऐसा सर्टिफिकेट दीजिए, मैं हायर फोरम में जाना चाहता हूं, लेकिन उन्हें सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया, तो इस केस में भी आप स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं. तो यह है 136 का इंपॉर्टेंस. क्या है आर्टिकल 136? अभी इसका डॉक्टर ऑफ मर्जर से क्या कनेक्शन है? इसका डॉक्टर ऑफ मर्जर से यह कनेक्शन है कि सपोज कोई लोअर अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया है और आपका एसएलपी आपने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल लीव पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया विदाउट पासिंग एनी स्पीकिंग ऑर्डर, डिटेल्ड कमेंट्स देते हो कि वो आपका स्पेशल लीव पिटीशन क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं. तो इस केस में आपका जो लोअर अथॉरिटी का ऑर्डर है, दैट विल नॉट गेट मर्ज्ड इनटू द ऑर्डर in respect to SLP filed by the Supreme Court. दूसरा सिनेरियो, स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर आपका पिटीशन रिजेक्ट किया और उसमें कुछ कमेंट्स दिए हैं, कुछ डायरेक्शंस दिए हैं लोअर कोर्ट को. वो उसी केस में भी आपके जो लोअर कोर्ट के ऑर्डर्स है, वो SLP के रिस्पॉन्स में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया उसमें मर्ज नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि SLP, जब सुप्रीम कोर्ट SLP के अगेंस्ट में ऑर्डर पास करता है, सो दैट ऑर्डर इज पास्ड in exercise of discretionary jurisdiction of the Supreme Court and not in exercise of appellate jurisdiction of the Supreme Court. अगर आपका SLP एक्सेप्ट कर लेता है सुप्रीम कोर्ट और फिर आपके अपील को वो डिटेल्ड हियरिंग देता है, मेरिट्स पे डिसाइड करता है, तो उस केस में आपका लोअर अथॉरिटी या लोअर कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में मर्ज हो जाएगा. सो इन नटशेल, जब भी आपका ऑर्डर, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर, अगर हायर अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया है उसमें मर्ज नहीं होता है, या तो पूरा या टू द एक्सटेंट ऑफ सर्टेन पॉइंट्स, सो इन दैट केस जब भी उस ऑर्डर, लाइव ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई फर्दर प्रोसीडिंग्स होने हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट ले, चाहे वो टैक्स पेयर ले, चाहे वो अपेलेंट इनिशिएट करे या रिस्पोंडेंट इनिशिएट करे, सो इन ऑल दोज केसेस जो लिमिटेशन पीरियड काउंट होगा ना, वो ऑर्डर इन ओरिजिनल से काउंट होगा टू द एक्सटेंट वो लाइव है, और टू द एक्सटेंट वो लाइव नहीं है, वो हायर फोरम के ऑर्डर में मर्ज हो चुका है, तो फिर लिमिटेशन पीरियड जो है हायर फोरम ने जो ऑर्डर पास किया है उस डेट से काउंट होगा. तो ये इंपॉर्टेंस है डॉक्टर ऑफ मर्जर का. मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छा तरह से एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है. इस तरह के और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. स्वतंत्र लीगल एडवोकेट्स चैनल का नाम है और मेरा नाम है एडवोकेट महेश मानधना. थैंक यू.